ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और हमें ज्वाइन किया है साजिदुल्लाह सिद्दीकी साहब ने, जो कि फॉर्मर डीजी LTU कराची। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और साथ ही साथ मिर्ज़ा हमज़ा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साजिदुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो फाइलर नॉन फाइलर का जो मामला है, ये जब शुरू किया गया था, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई थी? उस वक्त जहन में क्या था हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के, और ये कामयाब क्यों नहीं हो सका? ज़रा इसकी हिस्ट्री पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। इमरान साहब देखें, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर है, ये सबसे बड़ा एक मिसनोमर है। और हमारे जहन में ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है, तो उसमें से 10-12 करोड़ तो फाइलर होने चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी एक गलत फहमी है, जिस पे हम शायद इस पे सोचते रहे हैं। देखें, एक बात आप ये समझ लीजिए कि इस मुल्क में 45% लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। हम्म। ठीक है जी। अब अगर उन लोगों को हम निकाल दें, तो उसके अलावा जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, जो अपर टैक्स इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनमें भी अगर आप बच्चों को निकाल दें, उनमें आप वर्किंग वुमेन के अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं उनको निकाल दें, बूढ़ों को निकाल दें, तो ले दे के हमारे पास जो टैक्स बेस बनता है, ये हमने बड़ा एक इंटरनली भी एक्सरसाइज की थी जब हम FBR में थे। तो मेरे हिसाब से कोई 1 करोड़ से ज्यादा फाइलर नहीं होने चाहिए। इस वक्त आज आपके पास 74 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर कोई गैप है फाइलर और नॉन फाइलर का, तो वो 2 मिलियन से या थोड़ा सा उससे कम ज्यादा होगा। इतना बड़ा जो हमारे जहन में कि कोई 8 करोड़ 10 करोड़ फाइलर हो जाएंगे, ऐसा सोचना भी गलत था और ये मुमकिन भी नहीं है। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि हम लोगों को अगर नॉन फाइलर की बेसिस पर उनसे हायर विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। वो हुआ नहीं। आप ये देखें कि हमें रेवेन्यू तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि विदहोल्डिंग रेट जो थे नॉन फाइलर के ऊपर डबल रेट थे, जबकि फाइलर के ऊपर उसके आधे रेट थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा टैक्स बेस तो पिछले 4 सालों में इतना ही बढ़ा है ना, कि हमने 7.4 मिलियन रिटर्न सिर्फ सिक्योर कर सके हैं। हम्म। और उसमें भी बहुत सारी नील और नल की रिटर्न है। नहीं तो उसमें उसके सर उसमें नाकामी की वजह क्या है? क्योंकि लोग क्यों ये समझते हैं कि जनाब हमने ज़्यादा जो है वो टैक्स दे देना, या उस किसी ना किसी तरीके से हमने बचना है टैक्स नेट में आने से। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो FBR है, जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, आप अपना टैक्स कंपोजिशन देखें, मेरे ख्याल से 63-64% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, 37% लाइक आपका डायरेक्ट टैक्सेशन है। तो ये पूरा का पूरा FBR को दी कोशिश है विदहोल्डिंग टैक्स लगा के ही सारे अहदाफ पूरे कर लिए जाएं। ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का मामला है, ये प्रॉब्लम क्या है आखिर? देखिए, प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस मुल्क में जो एक तो टैक्स कल्चर का तो डे वन से हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है, लेकिन जो अनटैक्स्ड मनी थी वो पार्क हो रही थी कुछ ऐसे एवेन्यूज में जहाँ पर टैक्स का जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। फॉर इंस्टेंस, रियल एस्टेट पिछले 3 सालों से पहले अगर आप देखें तो बड़ा बूमिंग सेक्टर था। रियल एस्टेट में क्या होता था कि हम प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन करते थे वो करते थे कलेक्टर्स रेट पे। अब कलेक्टर रेट फर्ज करें कि कराची के डिफेंस के इलाके में अगर कोई प्लॉट जो है वो 10 करोड़ का है, तो उसका कलेक्टर रेट 50 लाख रुपया होता था। तो किसी टैक्स पेयर के लिए ये बड़ा आसान है 50 लाख रुपए जस्टिफाई करना। जो 9.5 करोड़ रुपए उसके पास अनटैक्स मनी थी, वो ऐसा एवेन्यू अवेलेबल था जिसको वो हमेशा यूटिलाइज करता था। तो उसके लिए तो फाइलर बनने का कोई इंसेंटिव ही नहीं था, क्योंकि अगर वो टैक्स पे वाइट मनी पे अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको वारा ही नहीं खाता था। तो ये बेसिकली वजह थी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजाय जो हमारी ब्लैक मनी थी वो ज्यादातर प्राइवेट रियल एस्टेट सेक्टर में चली गई, और रियल एस्टेट सेक्टर से हमें वो टैक्स डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन सका। ठीक, लेकिन सर कता कलामी होगी, कता कलामी होगी। ये DC रेट और मार्केट रेट वाला जो फिनोमेना था ये इंडिया में भी था, और वहां पर ये हुआ कि जनाब अगर 1 करोड़ की उसकी मार्केट वैल्यू है तो FBR या उनकी जो टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर देती थी, जनाब ये 20 लाख ओवर एंड अबव हम आपसे खरीद लेंगे, अदरवाइज ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये चीजें मुझे याद आ रहा है, हम ये डिस्कस करते थे कोई 8-10 साल पहले। ये चीजें हमने क्यों नहीं अपनाई, इस तरह की कोई ऐसी स्कीम?
देखिए इमरान साहब, लॉ तो आज भी यही है। अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलेंगे तो एक पूरी डायरेक्टरेट जनरल बनाई गई थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अंदर ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि अगर कोई टैक्स पेयर ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्हें 15 लाख में खरीदी है जबकि उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया है, तो स्टेट के पास पावर है कि उससे उस प्राइस पे खरीद ले जितनी पे वो क्लियर कर रहा है। आज भी इनकम टैक्स लॉ में है, लेकिन हम अभी तक इसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके हैं। हमारी पूरी एक डायरेक्टरेट जनरल है जो डिसफंक्शनल है, और इस लॉ की इस प्रोविजन को हम अभी कैपिटलाइज ही नहीं कर सके हैं, हमने इसको ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया है। नहीं तो सर ये क्यों नहीं एफबीआर कर के सके? अंदर सर होता है। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, लॉ मौजूद है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, तो बुनियादी तौर पे ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की बनती है। जब एक एक लॉ बना हुआ है, इसको इंप्लीमेंट कराना है, तो कहां पे इसमें आप क्योंकि आप उस सिस्टम में रहें तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जनाब इसमें लूप होल्स कहां पे रहें। देखिए इमरान साहब, इसमें देखिए अगेन पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये प्रॉपर्टी किनकी थी। जो वो लोग थे जिनकी जिनकी ये प्रॉपर्टी जिनके नाम पर थी, उन क्या हमारे पास ये पॉलिटिकल विल है? क्या पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? एग्जीक्यूटिव के पास इतनी हिम्मत, अथॉरिटी और पावर है कि वो उस लॉ को ऑपरेशनलाइज करे और उसको इस्तेमाल करे? इंडिया में भी तो आप देखें ना, आपने खुद मिसाल दी कि ये लॉ ऑपरेशनल हो चुका है, बल्कि काफी अरसे से। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? यू नीड अ पॉलिटिकल विल फॉर दैट। हमजा, आप ये बताइएगा, पॉलिटिकल विल, जाहिर है कि वो ताजिर दोस्त जो बार बार मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो है वो नहीं रही, बड़ी बुरी तरीके से फेल हुई। और ये जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है, ये ताजिर वगैरह जो है, ये बाकायदा सियासी जमातों का एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है, तो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पर। अब ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात की गई है, इसके ऊपर भी कहा यह जा रहा है, अब तक हमारी जितने लोगों से बात हुई, कि जनाब लॉ तो बन गया लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। फिर अभी जैसे साजिदुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल विल जो है वो जरूरी है। तो हमारी फिर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ना। वो सब एक पेज पर हो जाए, एक चीज के लिए एक पेज पर हो जाए, तो नथिंग इज कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है फिर तो। जी जी बिल्कुल, साजिदुल्लाह साहब ने कहा बिल, और आई विल से विल। विल बहुत जरूरी है सियासी जमातों की, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ देम जितने भी हैं वो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आते हैं, और पाकिस्तान का ऐसा ही कल्चर है, इंडिया का भी है, बट उनके लैंड रिफॉर्म्स से तो यहाँ पर बहुत लार्ज होल्डिंग्स हैं। कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मोस्टली फ्यूडल हैं, सो उनको टैक्स कट में लाते हुए एक डेफिनेटली जो है वो एक हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, और उनके जाहिर सी बात है वो विल पावर, पॉलिटिकल विल नहीं होती उसमें। तो ऑफ कोर्स ही इज राइट, साहब की एक बिल हो और देन उसको एनफोर्स करने की बिल भी हो। ये वी नीड टू एनफोर्स इट। ये ना हो कि वो एक हिकअप्स क्रिएट किए जाएं, हिंड्रेंसेस क्रिएट किए जाएं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए या फिर किसी के लिए भी अनड्यू पोस्टिंग्स हो। आई डोंट थिंक कि दैट शुड बी द केस। तो मैंने आपको कहा कि स्टार्ट विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, और उसके साथ ही सारे जो महकमे उनका ये मिलजुल का काम है। ये एक किसी को हम पिनपॉइंट नहीं कर सकते कि एफबीआर ने करना है। इट इज इकट्ठे ही सबको मिलके ये करना पड़ेगा, द पॉलिटिशियंस एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जी, साजिदुल्लाह साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जनाब टैक्स ऑन सर्विसेज आफ्टर 18th अमेंडमेंट। टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल और टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल। उसके बाद हमने देखा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर प्रोविंसेस ने भी बनाए, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बहुत जबरदस्त किस्म की जो टैक्स कलेक्शन वहां पर हो रही है। तो ये किस तरह से आप देखते हैं कि देयर इज विल देयर इज वे, लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकली चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है ना, कुछ इससे सीखना चाहिए हमें फिर। देखें, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि जो प्रोविंशियल सर्विसेज सेल टैक्स एक्ट आए 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद प्रोविंसेस ने अपने लॉज तो बना दिए, उनको जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है वो बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड का आप रिकॉर्ड लें तो उसमें आपको ज़्यादातर कलेक्शन आ रही होगी सिर्फ कराची की। अब रेस्ट ऑफ द सिंध से आपको वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। आप एक मिसाल ले लीजिए कि रेस्टोरेंट्स, तो इवन कराची के भी 100% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो कैप्चर नहीं हुए हैं प्रोविंशियल सेल टैक्स के अंदर। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है, और वो क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट था तो इनिशियली तो हमें 250-300 बिलियन मिल गए, लेकिन अब उस
यहाँ पर आके सिस्टम की या टैक्स कलेक्शन की इलास्टिसिटी जो है वो इसका टेस्ट होगा कि ये फिर 500 बिलियन तक जाना चाहिए अगर टैक्स बेस तो सर्विसेज सर से सर सर ये तो तो नहीं होगा। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये गवर्नेंस का मामला है। और आप कराची में चले जाए, दो दरिया पे चले जाए, वहाँ पे जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर एक एक बिल जो है वो एक मिडिल साइज फैमिली जो है वो 24-25 हज़ार का बिल होता है, वो कार्ड पे नहीं लेते पेमेंट। मोस्टली उनकी कोशिश होती है कि जनाब कैश के ऊपर पेमेंट की जाए, और सहूलत के लिए जनाब एटीएम्स वहाँ पे नीचे मौजूद हैं। तो ये तो गवर्नेंस का मामला है, क्यों डिस्करेज नहीं किया जाता गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को, कैश ट्रांजेक्शंस को? देखिए, कल्चर का भी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं खुद एज अ कंज्यूमर अगर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ जहाँ पर वो ये करते हैं कि हमसे पूछते हैं कि सर आपको इनवॉइस चाहिए या बगैर इनवॉइस। अगर इनवॉइस चाहिए तो हम सेल टैक्स चार्ज करेंगे, अगर बगैर इनवॉइस की चाहिए तो सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ा वाइडली स्प्रेड कल्चर है हमारे मुल्क के सबसे बड़े शहर में। तो जाहिर छोटे शहरों में तो इससे ज्यादा बस सूरत हाल है, क्योंकि वो तो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है बहुत सारे लोग। तो मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट का जाहिर रेट ऑफ द स्टेट का भी फेल्यूर है, लेकिन उसके साथ लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशनल एक्सचेकर जो है उसका भी ये मजहर है कि लोग किस तरह मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साजिदुल्लाह सिद्दीकी साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल LTU कराची, और साथ ही साथ मिर्ज़ा हमज़ा भी मौजूद थे, माहिर मुआशियात। और जो बात इस वक्त इस पूरे डिस्कशन में आई और आज सुबह से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे पहले डॉक्यूमेंट करना है। किसी तरीके से हम जो है इकॉनमी को अपडेट करें, चाहे वो डिजिटाइजेशन के थ्रू हो, डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, माली शमूलियत हो, क्योंकि जब बराबर गिना जाएगा तभी चीजें जो है वो बेहतरी होंगी, वरना हर कोई इस सिस्टम का फायदा उठाएगा, चाहे वो फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन हो या दीगर जो इस सिस्टम के अंदर लूप होल्स मौजूद हैं, उससे फायदा उठाने वाले फायदा उठाते रहेंगे। अब देखना यह है कि माली साल 2025-26 के लिए, अगले माली साल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्या कल बजट पेश करती है और किस तरह के आदाफ जो हैं वो सामने रखे जाते हैं। क्या टारगेट ओरिएंटेड बजट किस तरह से बनाया जाता है, क्या ये एक आवाम दोस्त बजट होगा, क्या ये एक कारोबार दोस्त बजट होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की ट्रांसमिशन में बजट स्पीच जो है उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।